शुक्रिया पेशकश। दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान बाएतमाद नुमाइंदों की टीम के साथ सफीर पाकिस्तान सबसे पहले और सबसे आगे। Safir Pakistan actively works to strengthen the bond between Pakistani Americans across the nation. Thank you, Safir Pakistan, for continuing to put together a positive image of Pakistan. अमरीकी सियासत में अहम किरदार, मुसलसल अवामी प्लेटफॉर्म सफीर पाकिस्तान। I really appreciate Waqar Ali Khan, who carries this process very well indeed. पल पल की खबरें और कम्युनिटी राब्तों के साथ लगातार उभरते हुए और कामयाब व कामरान लोगों की दास्तान आप तक पहुंचाने में सबसे पहले सबसे आगे। Putting up a great program, running an excellent platform for bringing like minds together. Congratulations for putting a great program together, and thank you for connecting so many Pakistanis from all over America to each other. To get everybody together as a community, we have seen that he works really hard. And I'm so happy that you chose to start this program of honoring high achievers of our community. हर जगह, हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान हाज़िर खिदमत है प्रोग्राम पाकिस्तान से आगे के साथ, और आप देख रहे हैं TV1। नाज़रीन, आज एक और मुलाकात सफ़ीर पाकिस्तान से। सफ़ीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान, और ये वो सफ़ीरान पाकिस्तान है जो मुख्तलिफ़ शोबों में अपनी आला कारकर्दगी जो है पेश कर रहे हैं और नुमाया तौर पर अंजाम दे रहे हैं। मैंने मुख्तलिफ़ अमेरिका के रियासतों में दौरे किए हैं और लोगों से मुलाकात की है, और आपको बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात कराई है। और ये एक मेरी बहुत पुरानी मुलाकात रही है जनाब नुमान साहब से, जो कि अटॉर्नी एट लॉ हैं और ह्यूस्टन में बेस्ड हैं। और ये मैं इंटरव्यू इसलिए ला रहा हूँ आपके सामने कि इनकी अहमियत आपको पता चल सके कि वो उनका रोल क्या है, उनका किरदार क्या रहा है ह्यूस्टन टेक्सास में और लॉ के अंदर, फ्राम ह्यूस्टन टू UK और मुख्तलिफ़ शोबों में उनकी आला करदगी कैसी रही है। नुमान से मेरी मुलाकात डेफिनेटली ह्यूस्टन में हुई और मुख्तलिफ़ दोस्तों ने मुलाकात कराई। उसके बाद ये मैंने महसूस किया कि इनसे एक तफसीली मुलाकात ऑन कैमरा होनी चाहिए। यही मुलाकात मैं पेश कर रहा हूँ। ही इज़ द अटॉर्नी एंड ब्रिलियंट अटॉर्नी। इसके अलावा फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, चाहे ओबामा की कैंपेन हो, चाहे हिलरी क्लिंटन की या जो बाइडन की, ये हमेशा आगे आगे रहे हैं और इन्हें मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ लोगों को सपोर्ट किया, जिसमें अटॉर्नीज़, जजेस, कांग्रेसमैन, सेनेटर्स, सबका उन्होंने साथ दिया है और नहायत ही मुहब्बल वतन पाकिस्तानी है। आइए मुलाकात करते हैं अटॉर्नी मिस्टर नुमान से। मुझे उम्मीद है कि आप ये इंटरव्यू बहुत पसंद करेंगे। ब्रदर फरमाइए ये एक्सक्लूसिव मुलाकात।
हैं सफीरे पाकिस्तान, हम हैं सफीरे पाकिस्तान, हम हैं सफीरे पाकिस्तान, हम हैं सफीरे पाकिस्तान। दे दो पैगाम के हम हैं अज़्म का एक निशान, दे दो पैगाम के हम हैं अज़्म का एक निशान। हम हैं सफीरे पाकिस्तान, हम हैं सफीरे पाकिस्तान, हम हैं सफीरे पाकिस्तान, हम हैं सफीरे पाकिस्तान। खुशियाँ गम सांझे अपने, सांझी अपनी इज्जत है, सांझी अपनी इज्जत है। भाईचारा रखने में ही सारे जहाँ की अज़मत है, सारे जहाँ की अज़मत है। आओ वतन से दूर बने नई पहचान। हम हैं सफीरे पाकिस्तान, हम हैं सफीरे पाकिस्तान, हम हैं सफीरे पाकिस्तान, हम हैं सफीरे पाकिस्तान। इकाई के पी सिंध पंजाब बलोचिस्तान है, सारा पाकिस्तान है। एक कलमा और एक कुरान हम सब की पहचान है, हम सब की पहचान है। कर लो ये पैमा रहे ऊंचा पाकिस्तान। हम हैं सफीरे पाकिस्तान, हम हैं सफीरे पाकिस्तान, हम हैं सफीरे पाकिस्तान, हम हैं सफीरे पाकिस्तान। हम हैं सफीरे पाकिस्तान, हम हैं सफीरे पाकिस्तान, हम हैं सफीरे पाकिस्तान, हम हैं सफीरे पाकिस्तान। दे दो पैगाम के हम हैं अज़्म का एक निशान, दे दो पैगाम के हम हैं अज़्म का एक निशान। हम हैं सफीरे पाकिस्तान, हम हैं सफीरे पाकिस्तान, हम हैं सफीरे पाकिस्तान, हम हैं सफीरे पाकिस्तान। खुशियाँ गम सांझे अपने, सांझी अपनी इज्जत है, सांझी अपनी इज्जत है। भाईचारा रखने में ही सारे जहाँ की अज़मत है, सारे जहाँ की अज़मत है। आओ वतन से दूर बने नई पहचान। हम हैं सफीरे पाकिस्तान, हम हैं सफीरे पाकिस्तान, हम हैं सफीरे पाकिस्तान, हम हैं सफीरे पाकिस्तान। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। जैसा आप जानते हैं कि सफ़ीर पाकिस्तान इट ब्रिंग्स द स्टोरीज अबाउट द लाइफ एंड अचीवमेंट ऑफ द पाकिस्तानी अमेरिकन्स एंड ऑफ कोर्स द लोकल मैगजीन एंड लोकल ग्लोबल। और आज मैं डेफिनेटली टेक्सास में हूँ, जो मेरी बहुत ही फेवरेट स्टेट है और मैं साल से आ रहा हूँ और मैं यहाँ के लोगों से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ। इस प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि हमें ये मालूमात लानी होती है अपने ऑडियंस तक कि हु इज़ इन अमेरिका एंड दे डूइंग व्हाट और हाउ कैन दे बी हेल्पफुल फॉर द पाकिस्तानी अमेरिकन्स। उनका रोल क्या है, अचीवमेंट्स क्या है, कब आए पाकिस्तान में, कहाँ तालीम हासिल की। और डेफिनेटली देयर लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग, देयर आर लॉ ग्रेजुएट्स और देयर इज अ लॉ स्कूल और मे बी लॉट ऑफ फैमिलीज दे आर प्रिपेयरिंग टू आस्क देयर kids or daughters to become a doctor, engineer or law. But I noticed that there's a lot of students now going in the law school because they think that's a good profession to be part of it, and I've seen a lot of young entrepreneurs and successful people in America such as Numan Hussain. आज मेरी मुलाकात नुमान हुसैन साहब से है। He's an attorney at law, graduate from Texas here and serving since many years. But he's not the one who really came in this country with a $40 in pocket, or he just landed on Houston, Texas at the airport and as an immigrant. No, his father migrated here. He was a former PIA staff and he started his own business after leaving and
retiring from the PIA as a travel agency. Then he became a real estate person and a builder and construction industry. And Numan came in this country in the age of 3 years. So he was maybe crawling in the baby in this country, and he grew up here. But when I meet him, when I talk to him, I don't feel that he's really Americanized or American accent and American style. But definitely, he's an attorney. He knows his business. He knows his life. So आज इनसे बात करेंगे कि अपने करियर के बारे में, और उसके बाद we go along with him, inshallah. Mr. नुमान से अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल ठीक, आपका क्या हाल है? बिल्कुल। Thank you so much for coming and seeing me. Definitely, and I'm very honored and touched that you give me an opportunity to talk to you about. And you know Safir Pakistan. Of course. And you are one of the awardees in awards given by Safir Pakistan. Yes. This is a yearly our project to recognize people like you. So definitely we always ask our people who really are joining us and as an interviewer. So I would like you have to bring a little light on your career. You came in the age of 3 years and you grew up here. So tell us a little bit your schooling and college and university and why you have chosen the law subject. Sure. So, like many people who were migrated here from Pakistan, I came with my parents. My father always dreamed of providing us with a life in America, and he was working with PIA, and he was transferred to New York. And of course, we came along with him. And I was 3 years old when we arrived into New York City. And we resided there for about 1.5 years. This was in the mid-70s. And the place that was booming back then was the state of Texas because of the oil boom. So my father then decided to move his young family down to Houston, Texas from New York. And we moved down here, and he opened up a few travel agencies starting in 1977. 1977, back in the years. Yes, yes. So we've resided in Houston ever since. I grew up in a small town outside of Houston, which is called Huffman, Texas. And it was a very small town. Everybody knew us in that town because my father owned most of the land out in that town. In fact, there was a saying that if my father failed to pay his taxes, the school system would go bankrupt because he paid so much in school taxes because he had so much property out there. Okay. And then after graduating from high school, I attended the University of Texas in Austin, where I received my degrees in government and in speech. And then I continued on to law school here in Houston, attending South Texas College of Law. Okay, when did you graduate and what year? I graduated from law school in 1997, and I became a licensed attorney in Texas in 1998. Subsequent to that, I've also obtained my law licenses in the state of New York, in the state of Oklahoma, and Washington, D.C. And I also went and took the test to become a qualified solicitor in England and Wales. Oh, really? So I'm licensed here in America, and I'm qualified as a solicitor in England and Wales. Oh, that's very good. So you do some business in England or no? We handle a lot of airplane crash cases. So when we handle plane crash cases, especially cases involving crashes overseas, the insurer is usually Global Aerospace or Lloyd's of London, which are based in London. So that's what required me to get my law license in England. I see. So professionally, you are an injury lawyer. I'm board certified in civil trial law. I'm also board certified in personal injury trial law. So I represent people who are injured or family members who have lost a loved one in accidents. We recently handled one of the airbag cases. Right now, it's big news that there's airbags that are in Honda vehicles and Toyota vehicles and various vehicles. There's these airbags that are deploying, and it's injuring and killing people. So there was a young girl here in Houston who was killed earlier this year, and our law firm was one of the law firms that worked on that case. I see. So your law firm name? It's Hussain Law and Associates. I see. So you are a group of attorney? Yes, I own the firm, and I have 5 associates
attorneys working for me, and then we have a staff of about 15 people. And our three main areas of focus is litigation, immigration, and aviation. The aviation. What do you do in aviation? That comes back to the foreign plane crash cases. So anytime there is a plane that crashes overseas, many times we are involved in litigating those cases. We represent the families of the people who expired on the plane, who were the passengers. Some people are in our Pakistani community handling the plane crashes cases. So we're working on the Malaysian Airlines case, the plane that was shot down over the Ukraine. I worked on the Air France case, the plane that crashed going from Rio to Paris. We worked on the Air Blue case, the plane that crashed in Margara Hills in Islamabad. We represented, there was 2 United States citizens on that plane. Air Blue? The Air Blue. The most of your definitely accident cases, injury or auto. Yes, mainly job site injuries, longshoremen, people who are working on ships, cargo ships, and then obviously your run-of-the-mill accident cases. Yeah, what about the oil field? That's a very dangerous. Yes. So we accident opportunities. We represented a gentleman in Oklahoma who lost his hand on an oil rig, and it was a very difficult case. In fact, it was so difficult that the client came to me. I believed his version of the facts, and I tried to find an attorney in Oklahoma. And no attorney in Oklahoma would take that case because it was against the largest privately held drilling company in America. And no attorney in Oklahoma would take the case. But I really felt that this family needed help because this man, he was the sole breadwinner for this family, and he lost his hand on the rig. So in order to represent him, I first had to go get licensed in Oklahoma. So then I decided I'll get my law license in Oklahoma just to help this family. I went and got my law license in Oklahoma. We took the depositions of the people that were working on the rig that day, and within 4 weeks we were able to settle that case for 7 figures. 7 figures? Yes. So, you know, a lot of times we have to take cases that other people don't want to take. Anybody who would have thought that case was a 7-figure case, they would have taken it, but it was a difficult case, but we were able to work it up. Yeah, this is right, because when I was interviewing Javed Anwar Sahab, and he told me there are some guesses, you not even take your next breath. Yeah. If you inhale. Yeah. That's right. It's a very, I mean, if you do everything. Popular case. Yeah, I mean, on the rigs, if you do everything properly and all the safety protocols are being followed, it's a safe place to work. It's when safety protocols are being ignored or you're being pushed to work longer than you should to meet deadlines for production is when accidents happen. But all accidents are pretty much preventable. So what's your client base? Who is your major clientele? Is Caucasian or South Asian American? Who's your clientele? So we don't advertise. You can't find me on the internet. We don't have a website. I don't advertise in any newspapers or phone books. All of my cases come from other attorneys, pretty much. Okay. Even this case, this Oklahoma case, it came from another lawyer that couldn't help the client. Okay. So other attorneys sign up cases, and then those cases become too complicated, or B, they're not able to resolve the case and it needs to go to trial. And that's when the case comes to me. So 95% of my cases come from other attorneys, because I'm a specialist in trying cases. Do you go to trial often? All the time. I'm in trial. All the time? Yes. I have to give me opportunity to listen to you one day. Of course. You're welcome. You know, I did one interview with Mr. Khalid Khaloon in Kentucky. Okay. And he took me to the courtroom, and I heard one case. And he's in a malpractice anyway. So it's very really interesting to knowing about your profession in a different direction, you know. Yeah. So you deal with small cases and bigger cases. Both. Exactly. And individual can contact you directly too? Some individuals do contact me, such as from the Pakistani community here in Houston, like this case involving the airbag. That case came directly to us because of people knowing me in the community. Mm-hmm. So pretty much the cases I get direct to us are clients who are sending other clients, referrals from clients, or people from the South Asian community here in Houston. Oh, very good. So, Mr. Anwar Hussain, when you graduate and you start working directly as an entrepreneur, or you work with some group before? When I first graduated from law school, I clerked for a judge
here in Harris County in the district court. So I did that for about a year. And then after finishing that clerkship, I then went to work for a defense firm that defended the same type of cases that I'm bringing now. And that gave me a very unique insight into how to handle my cases, because I understood how those cases would be analyzed from the other side, because that was the first legal job I had after my clerkship, was working for a defense firm, an insurance defense firm. So we defended insurance companies. But you know that nowadays the insurance is getting tougher and tougher. Yes, absolutely. Especially the injury, there is a, what do you know that about? Well, insurance companies love to collect premiums and hates to pay out money. Yes. So even on good cases where the insurance company knows it owes the money, it wants to hold on to its money for as long as possible because they count pennies. And every day they're holding that money in their account, they're collecting interest. So even on good cases, cases that they know they owe money on and the victim's family deserves compensation, they still hold that money for as long as possible. I see. Okay. Mr. Numan Hussain, you have a lot of recognition with many organizations such as Safir-e-Pakistan Award, but you have done other achievements and you got recognized. Would you please tell our audience about that? Well, I would prefer to talk about some of the community service things that I'm doing, such as in the city of Houston, there's an ethics commission. And the ethics commission oversees the mayor and the city council members and all city employees to make sure that they're complying with their financial reporting requirements and they're not doing anything unethical. So I sit as the chairman of the city of Houston's ethics commission. And whenever there's any type of complaint, whether it's against the mayor or any other elected member or paid city employee, it comes to my commission, or the ethics commission, for which I'm the chairman. And then we basically adjudicate that complaint. We have hearings and then we decide how to proceed. I'm also chairman of the South Asian Chamber of Commerce. The South Asian Chamber of Commerce is one of the oldest chamber of commerce here in Houston and is comprised of members from all the South Asian countries. So there's a lot of unique stories within our... Big chamber. Yes. I see. Okay. Tell me what's happening. Well, right now, obviously, the biggest thing that's going on in our community, one recent big thing that happened is in Islamic Society of Greater Houston, and its board and its president, Mr. MJ Khan, hosted Khizr Khan here in Houston. Yeah. And Kamla and I were honored to host Mr. Khizr Khan and Ghazala Khan in our house for a luncheon where we invited a lot of the mainstream people from Houston. So that was a very good experience, and we got a lot of good feedback from all the individuals that we invited. Business leaders, community leaders, religious leaders from different faiths were over at our place, and we had a great time with Mr. Khizr Khan and Ghazala Khan. So, Numan, you know, as I noticed that I'm watching you since many, many years. I'm coming here to almost 15 years, and I was a part of the Pakistan Center and other activities and politics. And I love Houstonian because they are very active. Definitely there's some kind of disagreement. Agreement is happen everywhere, but they're always there. I've seen a lot of congressmen, senators, media come to the local event. Yes. I'm not seen this thing in New York, in LA, in other states, but I have seen in Houston. Okay, so tell us about your contribution in American politics. You've been with Obama. I've seen you were very, very active in Obama era. Yes. So in 2004, Senator Obama was a state senator in Illinois, and I was helping a fellow trial lawyer run for president. He turned out to make a lot of mistakes and embarrassed himself. His name was John Edwards, and John Edwards was running for president in 2004. After his campaign ceased, and he was then on the ticket for Kerry, with John Kerry, for Kerry Edwards, because they were running against George Bush in 2004. A lot of the people working on John Edwards' campaign went to go work for this man who was a state senator in the state of Illinois, and his name was Barack Obama. And one of the girls that I was good friends with called me one day from Illinois, from Chicago, and she said, Nomi, I've got this guy, he's in Chicago, he's running for the Senate, and I want you to meet him. And I was like, what interest would I have in talking to someone running for the state Senate in Illinois? And she said, no, he's running for U.S. Senate. I said, okay, well, that's interesting. What's his name? And then she said, Barack Obama. And you have to remember, in 2004, there was a very different climate. And for someone to be African-American male with the name Barack Obama trying to run for the U.S. Senate seemed like, very far-fetched. So I thought that his chances were very slim.
but she convinced me to have breakfast with him in Boston during the Democratic Convention. So during the convention in Boston, the morning that he gave the keynote address, I had breakfast with him at his hotel. And upon meeting him, I knew that this guy was going places. And I agreed to host him with some other friends in Houston the following week. So we did the first event for President Barack Hussein Obama in Houston in 2004. In Texas, we did the first event. Texas. And then, as you know, he went on to become the Illinois senator. And then in 2008, he ran for president. So my relationship with him dates back to even before he was a U.S. senator. You've been with President Musharraf, you've been to the State Department. What do they say about Pakistan? Well, I didn't go to the State Department. We met with congressional people in Congress, both senators and House members. And then afterwards, we were honored to be hosted by General Colin Powell at his residence. But on our meetings, I don't want to discuss the specifics, but basically the general consensus was... There's a feeling out there about Pakistan. That's why my... Yeah, so the general consensus was don't worry about this legislation that's been introduced trying to declare Pakistan a terrorist state. And, you know, Pakistan and U.S. relationships are strong. There were concerns about different things that could be done in Pakistan, such as some of these madrasas, you know, some of the U.S. politicians have a feeling that this is a place where not positive things are occurring. So that was one thing. And the other thing that someone brought up was you know, what is going on in the Waziristan area and how can we better seal the border. So those are some of the topics that were discussed. Are they admiring what Mr. Raheel Sharif doing in Yes, area? Absolutely. Pakistan military has strong support. You also be active local Texas politics as well. I've seen you with a lot of Sheila Jackson. And so those are, you know, we're very fortunate in Houston area to have great congressional representation on the Democratic side of the aisle. So we have our great Congresswoman Sheila Jackson Lee, who's the founder and the co-chair of the Pakistan Caucus in the House of Representatives. We also have Mr. Congressman Al Green, who's a great friend to our community. He's always there whenever the community needs anything. Both Congresswoman Sheila Jackson Lee and Congressman Al Green are there. They're good friends with us. They're sincere friends to the community, and they're always there when we call upon them. You're also active with the Greater Islamic Center of Houston, as you mentioned. Yes, they have a great president right now, Mr. MJ Khan, and they're doing great work under his leadership. How many kids and a big family you have? I'm married with 3 children, all boys. All boys? All what boys. Ages? 14, 10, and 7. MashaAllah. I see. You locally married with the Pakistani woman, or you're... I had an arranged marriage. So I grew up here and my wife grew up in Pakistan. And What's her name? Kamala. Kamala. So my grandmother was responsible for getting me married off. Oh wow! So let's see how good that you grown up here and you have wait for your mom to choose the girl for you, and you're happy with that? Very happy, very happy. She's a housewife full time. She's a dentist. That's very good. So mashallah, you want to see your kids to be a doctor or attorney, definitely. Yeah. Whatever makes them happy. I just want them to be successful in whatever they do. Be active in a local Pakistani American Chamber of Commerce, a Sister City project I've seen. Sister City is a very good program. Mr. Saeed Sheikh is leading that endeavor currently, and it was brought under during MJ Khan's tenure as City Council with Mayor Bill White. So that's a great program, and they're doing great work. Excellent, excellent. What do you do in the spare time? You play golf? Or I don't have time to play golf because I have 3 young boys, and anybody who has 3 young boys and all their activities and sports can attest to the fact that we have no downtime, even on the weekends. I see. So you don't have a time. What's your social life? My social life revolves around our 3 boys and what birthday parties and activities and sports events that they're going to that particular day of the weekend. So that's our social life. Any word about the Estonian? People live in Texas, Pakistani American community.
We have a very vibrant Pakistani American community in Houston. There's places in Houston that you can go to that you can get food just as good as in Karachi or Lahore. Okay. You can get the best clothes here also. You don't have to go all the way back to Pakistan. You can just come down to Houston. Lots of times we have people visiting from other cities in the United States, and they come to Houston and they're shocked to see how many desi places we have in Houston, whether it's food or shopping or dessert or just the atmosphere. I'm talking about the role and the contribution of the Pakistani American in American economy, science, technology industry. How do you take that? Well, you look at any sector in America's economy, IT, medicine, law, entrepreneur, hotel business, convenience store, any sector. And I'll show you Pakistanis are amongst the leaders in that group. Because Pakistanis as a whole, especially Pakistani Americans, have three very unique traits that make them very successful. First, they're very ambitious. Secondly, mashallah, they're very intelligent. And third, the most important, is Pakistani Americans are very resilient. They don't take no for an answer. They keep going and going and going. They don't let any barricade, any barrier stand in their way for them to achieve their goals. And that's why Pakistani community in America is an extremely successful community and will continue to be so. So Nadin, ye the janab Nauman Hussain, attorney at law, the pride of our Pakistan, pride of America, and maybe one day future you see his name somewhere in as a judge, and definitely, and I want to see our Pakistani American successful, and this country give you that opportunity. Mr. Nauman, thank you very much. Thank you for your kind words and your time and valuable time. It was an honor. It's my pleasure. Do you watch Safira Pakistan? I do. So, and I'll continue to. And how do you like that? I think it's a very well thought out. I like the format. It's very casual. It gives the guests a lot of opportunity to speak and for the audience to learn more about the guests. So I think it's a great show. Thank you very much. Thank you, sir. God bless you. Absolutely. नाज़रीन, तो आप देख रहे थे प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान, पाकिस्तान से आगे में, और आपने एक और मुलाकात की। आज के सफ़ीर थे और मुझे उम्मीद है कि आपको इनकी बातचीत पसंद आई होगी। तो नाज़रीन, अब वक्त आपके मशहूर सेगमेंट लेट्स टॉक रियल एस्टेट विद जमाल ख्वाजा। नाज़रीन, जमाल ख्वाजा मुख्तलिफ़ शोबों पे, मुख्तलिफ़ टॉपिक पे आपसे गुफ्तगू करते रहे और आज ये एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक भी पसंद आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई रियल एस्टेट में दिलचस्पी है या आपको इनकी खिदमात लेना चाहते हैं, तो इनका नंबर आप देख रहे हैं, इनका फ़ोन नंबर दिख रहे हैं, इससे ज़रूर रब्ता कायम करें। आइए लिए चलते हैं आपको प्रोग्राम लेट्स टॉक रियल एस्टेट विद जमाल ख्वाजा। में लेट्स टॉक रियल एस्टेट, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट जमाल ख्वाजा। हर हफ्ते आपके लिए लाता हूं रियल एस्टेट की इंफॉर्मेशन। मैं 20 साल से रियल एस्टेट में हूं, आपके साथ मिलकर शेयर करना चाहता हूं अपने एक्सपीरियंस को। रियल एस्टेट मॉर्गेज पेमेंट्स, रियल एस्टेट परचेजिंग, रियल एस्टेट फ्लिपिंग, इन्वेस्टमेंट और आपके सवालात के जवाब के लिए हाजिर हूं। प्लीज देखते रहिए पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल एस्टेट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जमाल ख्वाजा हाजिर है एक नए एपिसोड के साथ लेट्स टॉक रियल एस्टेट। आज हम डिस्कस करेंगे और 2-3 लोगों ने मुझे एक ही सवाल, एक जैसे सवाल भेजे हैं, उसकी वजह से मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक को टच करते हैं, द प्रोसीजर ऑफ बाइंग अ रियल एस्टेट एंड स्पेशली अपना घर ख़रीदने के लिए। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम अपना प्री क्वालिफिकेशन कराएंगे किसी लोन ऑफिसर से, या आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं भी लाइसेंस लोन ऑफिसर हूं कैलिफोर्निया के अंदर। आप अपना प्री क्वालिफिकेशन कराएंगे जिसके अंदर आप लोन ऑफिसर को 2 साल के टैक्स रिटर्न, 1 महीने का पे स्टब और 2 महीने की बैंक स्टेटमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, सोशल सिक्योरिटी कार्ड, ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। और उसके प्रोवाइड करने के बाद जो है एक लोन ऑफिसर आराम से डिटर्मिन कर सकता है कि आप कितने का घर ख़रीदने के लिए क्वालिफाई करेंगे,
आप उसमें ये भी बताएंगे कि आप कितनी डाउन पेमेंट डाल रहे हैं, तो उससे वो आपको एक प्री अप्रूवल लेटर दे देगा कि जी आप इतने का घर ख़रीद सकते हैं, और अगर आपने इतने का घर ख़रीदा और इतनी डाउन पेमेंट डाली तो ये आपकी मॉर्गेज पेमेंट होगी। इसको जैसे ही ये लेटर आपको मिल जाएगा उसके बाद आप जो हैं वो शॉपिंग पे जा सकते हैं। तो आप किसी भी रियल्टर को या कोशिश करेंगे कि जमाल ख्वाजा को आप कांटेक्ट करेंगे, तो पहले तो हम रियल्टर क्या करते हैं कि आपको जो भी आपका डिज़ायरेबल इलाका है उसके हम 10-12 घर आपको भेजते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जिसमें कमरा हो गया, कितने कमरे चाहिए, कैसा लॉट चाहिए, 1 फ्लोर का चाहिए, 2 फ्लोर का चाहिए, जो भी आपकी एक रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम आपको घर भेजते हैं। फिर आप उसमें से चंद घर सेलेक्ट करते हैं। आपको मालूम ही है कोरोना की वजह से थोड़ी सी सख्ती हैं, पहले थोड़ा आसान था घर दिखाना, लेकिन आजकल हमें कोरोना के जो भी तरीके हैं रियल स्टेट और जो गवर्नमेंट ने डिटर्मिन किए हुए हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, जिसमें हमें जूतों को भी कवर करना पड़ता है, मास्क पहन के घर के अंदर जाना पड़ता है, 3 लोगों से ज़्यादा घर के अंदर नहीं जा सकते, और एक फॉर्म है PED फॉर्म, जिससे बेसिकली घर के अंदर जाने की डिस्क्लोजर्स हैं कि जी आप जानते हैं कोविड हुआ हुआ है, उसके जानने के बाद आप ये डिसीजन ले रहे हैं कि आप इस घर को देखना चाहते हैं, तो वो कोविड का भी एक फॉर्म है जो हमें आपसे साइन कराना पड़ेगा। जो लोग भी घर के अंदर जाएंगे उन्हें ये डिस्क्लोजर और ये एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी, उसके बाद आप घर के अंदर जा सकते हैं। आप घर के अंदर चले गए, हम यूजुअली कोशिश करते हैं कि एक विज़िट में 3 से 4 घर मैक्सिमम आपको दिखाएं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा घर आपने देखे हैं तो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि फिर आदमी कंफ्यूज होने लग जाता है, डिसीजन नहीं बना सकता। मालूम ही है आपको कि सेलर्स मार्केट है, ज़्यादा दिन तक घर रह नहीं रहे। अगर आप एवरेज एक कैलिफोर्निया में देखेंगे तो मुश्किल से 30-32 दिन के अंदर घर बिक ही जा रहा है। तो इसको भी जहन में रखिए कि जी जो घर पसंद आया उस पर ऑफ़र लिख ली जाए और भेज दी जाए ऑफ़र इमीडिएटली, बाकी अल्लाह के हाथ में। तो एक रेगुलर तरीका जो है उसको मैं डिफ़ाइन करना चाहता हूँ या आपको समझाना चाहता हूँ कि 3 कंटिजेंसीज़ हैं जिनका बहुत ज़रूरी है ख्याल रखना। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी कंटिजेंसी जो है वो है कि जी होम इंस्पेक्शन की। ज़ाहिर बात है मैं और आप एक घर जाके देखते हैं, गुड फेथ के अंदर देखते हैं, घर अच्छा लगता है, लेकिन हमें नहीं मालूम इसकी फाउंडेशन कैसी है, इसका रूफ़ कैसा है, इसका प्लम्बिंग क्या है, बहुत सारी इलेक्ट्रिकल है। तो इन चीज़ों को मालूम करने के लिए हम एक टर्म लिखते हैं जिसमें हम कहते हैं कि जी हमें 10 दिन की, आप ये टर्म 7 to 10 डेज़ के अंदर इंस्पेक्शन की अपने ऑफ़र के साथ भेजते हैं कि जी मैं घर तो ख़रीदूंगा लेकिन मुझे आप पहले 10 दिन देंगे इस बात को सोचने के लिए और इस बात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि घर की पोजीशन क्या है। तो यूजुअली हम रेकमेंड करते हैं कि जी ऐसे इंस्पेक्टर को रखा जाए जो कम से कम $500,000 बॉन्डेड हो और थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हो। आप नए इंस्पेक्टर के साथ बहुत महंगा घर ख़रीद रहे हैं तो ज़रूरी है कि घर को अच्छी तरह इंस्पेक्शन करा के ये समझ लिया जाए कि घर के अंदर क्या अच्छाई और क्या बुराई हैं। इंस्पेक्टर नॉर्मली जो है वो 40 से 50 पेज की रिपोर्ट बना के आपको देता है, घर की एक एक डिटेल बताता है, प्लग से लेके स्विचेस से लेके रूफ से लेके किचन प्लम्बिंग हर चीज़ की इंफॉर्मेशन आपको देता है और बताता है घर इस पोजीशन में। उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद अगर मैं और आप सोचते हैं कि जी घर अच्छा है, हमें इसको लेना है, तो हम कंटिन्यू करते हैं, वरना उस पोजीशन पे हम घर को कैंसिल भी कर सकते हैं। ये कह के वी कैन वॉक आउट बाय सिंपली सेइंग कि नहीं पसंद आया, हम इस घर को नहीं लेना चाहते। कोई लॉस नहीं होता। आपने जो भी EMD अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो दिया हुआ होता है, जो डाउन पेमेंट के तौर पे यूजुअली हम लोग उसको यूज़ करते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ अर्नेस्ट डिपॉजिट होता है, वो वापस मिल जाएगा। यहाँ सिर्फ आपका जो नुकसान है वो ये है कि जो इंस्पेक्शन कराई आपने, क्योंकि ऑब्वियसली इंस्पेक्शन आप अपनी मर्ज़ी से कराते हैं, तो इंस्पेक्शन की फ़ीस जो है वो हम लूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कोई लॉस नहीं है। इतना सिंपली कि आप जब होम इंस्पेक्शन पे जाएं और देखें कि जी पड़ोस का कुत्ता बहुत ज़्यादा भौंक रहा है या कोई और भी ऐसी चीज़ जो आपको बॉदर कर रही है,
आप आराम से उससे कह सकते हैं कि थैंक यू वेरी मच, मुझे घर नहीं लेना, और आप इसमें से बाहर आ जाते हैं। इसको होम इंस्पेक्शन कंटिजेंसी कहते हैं। यूजुअली 7 to 10 डेज की होती है। अब यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, घर पसंद आ गया, इंस्पेक्शन हो गई, हमें घर पसंद, जो भी उसके रिपेयर्स थे, जैसे होता है इंस्पेक्शन के अंदर अक्सर निकल के आता है कि जी इसके अंदर थोड़ा सा काम है। ये चॉइस होती है आपके पास कि आप उस काम के साथ घर को ले लीजिए, और अगर नहीं तो आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको ठीक करा के दे दें। मोस्ट ऑफ द टाइम सेलर जो है वो आपको एक अमाउंट ऑफर करता है कि जी इस अमाउंट के अंदर आप घर सही करा लीजिए, आप खुद से करा लें। और मेरा ख्याल है वो थोड़ा तरीका भी बेहतर इसलिए रहता है कि अब वो घर से निकल के जा रहा होता है, आप घर में आ रहे होते हैं, बेहतर है कि आप अपनी मर्जी से और अच्छा काम करा लें उसमें। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटिजेंसी इज अप्रेजल कंटिजेंसी। हम घर खरीदने जाते हैं, घर 5 लाख का बिकने के लिए आया हुआ है और हम समझते हैं कि इसकी मार्केट वैल्यू, घर अच्छा बना हुआ है, हम 5-10 में ख़रीदना चाहते हैं, तो ऑफ़र आप 5-10 की भी भेज सकते हैं, कम की भी भेज सकते हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए आपने 5-10 की ऑफ़र भेजी और अप्रेजल हुई, क्योंकि जाहिर बात है आप 3%, 5%, 10%, 20% डाल रहे हैं, ज़्यादा पैसे जो है वो बैंक डाल रहा है, तो बैंक अप्रेजल कराता है। बैंक बहुत सख्ती से आजकल अप्रेजल कराता है। और अप्रेजल का यहाँ बता चलूँ कि अप्रेजल अब वो जैसे पहले कुछ अरसे पहले होता था कि अप्रेजल में थोड़ा 19-20 हो जाता था, बहुत सख्ती हो गई है। अब ये पनिशेबल क्राइम है। अगर अप्रेजल ने जानबूझ के कोई मिस्टेक की वैल्यू देने में, तो उससे जेल भी हो सकती है। इट्स अ वेरी वेरी सीरियस ऑफेंस दीज डेज। 12 अप्रेजल आता है बैंक का और वो आके अपनी अप्रेजल करता है और आपको बताता है कि जी इसकी आज की तारीख में ये वैल्यू है। फॉर पर से मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि हमने 5-10 की ऑफ़र लिखी और वो कहता है नहीं जी इसकी वैल्यू सिर्फ 5 लाख है। तो यहाँ भी 2 सूरतें निकलती हैं, या तो हम 10,000 अपने परचेज प्राइस के अलावा, बैंक उसे फाइनेंस नहीं करेगा, हम खुद से वो 10,000 कवर करें, या सिंपली हम सेलर को कह सकते हैं 10,000 की कीमत कम कीजिए। अगर वो नहीं मानता तो वी कैन सिंपली वॉक आउट एज वेल। आपका कोई EMD का लॉस या कोई चीज़ नहीं होगी एक्सेप्ट फॉर द इंस्पेक्शन फीस एंड द अप्रेजल फीस। अदरवाइज यू कैन वॉक अवे बाय सिंपली सेइंग excuse me, I don't want to buy this house because I wanted to buy it for this amount, but my bank is approving me the value of the property of this. So it's a very very important contingency कि आप अप्रेजल की कंटिजेंसी उस वक्त ही निकालें जिस वक्त आपके हाथ में अप्रेजल आ जाती है। यहाँ बताता चलूँ, क्योंकि आप एज अ बायर अप्रेजल की फ़ीस दे रहे हैं, तो ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वो अप्रेजल की कॉपी दे और आप उस अप्रेजल की कॉपी को पढ़ें। बहुत ज़रूरी है कि उसने वैल्यू कैसे ली है, कौन से उस इलाके में घर बिके थे जिनकी वजह से वो वैल्यू दे रहा है जिस वैल्यू के ऊपर वो इस प्राइस को लेके आए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द इंटायर अप्रेजल रिपोर्ट। तीसरी और सबसे ज़रूरी कंटिजेंसी है लोन कंटिजेंसी। नॉर्मली 21 से 25 दिन की लोन कंटिजेंसी होती है, और अगर 21 दिन के अंदर या 25 दिन के अंदर, जैसे भी आपके रियल्टर ने इसकी ऑफ़र लिखी हो, आपको फुल लोन अप्रूवल नहीं मिलती, किसी वजह से आपका लोन अप्रूव नहीं होता, तो भी आपका जो EMD है वो रिस्क पे नहीं है और ये सारे पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। अगर बैंक लिख के ये दे दे कि जी हम इस वजह से आपका लोन अप्रूव नहीं कर रहे। यहाँ ये भी बताता चलूँ, बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते। मैं यूजुअली अपने बायर की कंटिजेंसी तब तक रिमूव नहीं करता जब तक मुझे बैंक से 100%, हम उसे CTC कहते हैं, क्लियर टू क्लोज, जब तक क्लियर टू क्लोज ना मिल जाए। क्योंकि आप बहुत 3% तक आप जो है अपना EMD डालते हैं, तो 5 लाख पे 15,000 का आपका रिस्क है। तो प्लीज़ रिमेंबर कि अगर कभी आपको रियल्टर कह रहा हो कि जी हमें लोन कंटिजेंसी निकालनी है, तो उस वक्त आपके हाथ में अप्रूवल, फुल्ली अप्रूवल, एक्सिक्यूटेड अप्रूवल होनी चाहिए जिसमें नज़र आ रहा हो कि जी कोई इश्यूज़ नहीं है, आपका लोन रेडी है फंड के लिए। तो आई होप यू विल रिमेंबर दिस 3 कंटिजेंसीज अगेंस्ट। नंबर 1 home inspection contingency, number 2 appraisal contingency, and third the most important loan contingency। तो इस बात, इन तीनों चीज़ों का हमेशा ख्याल रखिएगा, क्योंकि दिस
basically covers your risk of losing the EMT. Hope you liked my program. फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तो आज तक के लिए इतना ही। तो कीप ऑन वॉचिंग लेट्स टॉक रियल एस्टेट में लेट्स टॉक रियल एस्टेट। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट जमाल ख्वाजा। हर हफ्ते आपके लिए लाता हूं रियल एस्टेट की इंफॉर्मेशन। मैं 20 साल से रियल एस्टेट में हूं। आपके साथ मिलकर शेयर करना चाहता हूं अपने एक्सपीरियंस को। रियल एस्टेट मॉर्गेज पेमेंट्स, रियल एस्टेट परचेजिंग, रियल एस्टेट फ्लिपिंग, इन्वेस्टमेंट और आपके सवालात के जवाब के लिए हाजिर हूं। प्लीज देखते रहिए पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल एस्टेट। OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।